HPTGT कमीशन एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 34 होगी। पिछले 33 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जरूर देख लेना। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है तो ये है व्हाट्सएप नंबर, मैसेज कर देना, आपको यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करवाया जाएगा। बाकी जो भी आपके डाउट्स हो, क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, कोई फीडबैक हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इन वीडियोज़ का उद्देश्य क्या है दोस्तों कि आप खुद को चेक कर सकें जो भी पिछले 5 महीनों में या फिर 1 साल में आपने पढ़ा हुआ है उसमें से आपको कितना आता है और कितना नहीं, और अंतिम 1 महीने में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आपको आइडिया नहीं लग रहा है तो आप हमारा पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियो सब कुछ मिलेगा। कितनी फीस है, कितनी वैलिडिटी रहेगी, क्या क्या मिलेगा, अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर संपर्क करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हर एक क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना, वीडियो को पॉज करके। भारत के विषय में चार्टर अधिनियम का अंतिम अधिनियम कौन सा था? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का। जो अंतिम अधिनियम आया था वो आया था 1853 में। बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था ये। क्योंकि दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, जो चार्टर अधिनियम थे वो इंग्लैंड की गवर्नमेंट जो है ये पारित करती थी ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में उनके हिसाब से अपनी सत्ता को स्थापित कर सके। जैसे ही 1857 की क्रांति हुई तो फिर 1858 में एक अधिनियम आया जिससे ब्रिटेन की रानी जो है यानी कि जो क्राउन के अंडर आ गया इंडिया। तो ओबियसली उसके बाद फिर क्या ज़रूरत ये जो चार्टर एक्ट थे इनको पारित करने की। तो इस तरीके से देखो, दिमाग भी लगाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। बाकी दोस्तों ये याद रखो, लगभग 20 सालों बाद चार्टर एक्ट आता था। सबसे पहले 1773 में आया था वैरेन हेस्टिंग्स के टाइम में, फिर उसके बाद 1793 में आया, 1803 में आया, 1813 में आया, उसके बाद 33 में आया। जो 33 वाला था इसमें दोस्तों हुआ क्या कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कमेंट करके ज़रा आप बताना भारत का यानी कि ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। उसके बाद 1853 में लास्ट आया। फिर तो आपको पता ही है, मैंने बता दिया कि 1857 की क्रांति हुई और ब्रिटिश क्राउन के अंडर फिर इंडिया आ गया। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, करोड़ों बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। इनका नाम क्या है? दादा भाई नौरोजी। इनके बारे में 2-3 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो हर एग्ज़ाम में पूछी ही जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? दादा भाई नौरोजी। इन्हें 2 बार दोस्तों चुना गया था एज ए एमपी। तो इंग्लैंड में एमपी बनने वाले फर्स्ट एशियन थे। भारत तो छोड़ो, एशियन थे पहले। तो आप इनकी पावर के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बात हो रही है दोस्तों 1892-95 की। तो उस समय अंग्रेज़ों ने इतनी बुरी हालत करके रखी हुई थी भारतीय लोगों की कि पूछो ही मत। फिर भी इतने टैलेंटेड थे कि उन्हीं के गढ़ में जाके सीट इन्होंने हासिल कर ली थी। और बोला जाता है कि इनकी उम्र जो है झांसी की रानी जो थी उनसे भी ज़्यादा थी। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें बोला जाता है। बाकी दोस्तों इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और उसमें लिखा था, इन्होंने एक थ्योरी दी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, कि कैसे धन निष्कासन किया जा रहा है अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीय लोगों का। ठीक है, काफ़ी फेमस हुई थी। और पहले व्यक्ति हैं ये दादा भाई नौरोजी जिन्होंने इनकम बताई थी भारतीय लोगों की कि जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे तो लगभग 11 या 12 रुपये 1 साल का हम कमाते थे। आज दोस्तों हमारे बच्चे जो हैं उन्हें भी अगर 10 रुपये देते हैं तो वो भी हमारे मुंह पर फेंक देते हैं। तो भारत ओबियसली अब तरक्की कर रहा है। हालांकि जाति पाति धर्म वगैरह में काफ़ी लोग बंटे हुए हैं जो कि हानिकारक है भारत के लिए। मसाई निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? हमीरपुर बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन। तो दोस्तों मसाई जो एक प्रमुख जनजाति है ये पाई जाती है केनिया में मुख्य रूप से। तो ए इज़ राइट आंसर, आपको ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद सरोजनी नायडू के अनुसार हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कौन था? ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों।
कि इस व्यक्ति का नाम जो है वो ऐसा नाम है जिसने हमारे हिंदुस्तान के ही टुकड़े कर दिए थे। ये है मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो इसके पीछे वाली कहानी जो है आपको पता होनी चाहिए। लखनऊ समझौता हुआ था, कब हुआ था? 1916 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। तो इन दोनों को आपस में जोड़ा था किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। और साथ में 1907 में जो स्प्लिट हो गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो एक्सट्रीमिस्ट थे और मॉडरेस्ट, तो उनको भी आपस में जोड़ा गया था। और इसमें मुख्य रूप से महात्मा गांधी भी पहुंच चुके थे। 1915-16 ईस्वी की बात है। तो ये एक ऐतिहासिक आप कह सकते हैं अधिवेशन था। कमेंट करके ज़रा बताना इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। करोड़ों बार बता चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक क्वेश्चन या तो वन्य जीव अभ्यारण्य से पूछा जाएगा या फिर राष्ट्रीय उद्यान से। डंडेली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? डंडेली वन्य जीव अभ्यारण्य आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? यह है दोस्तों कर्नाटक में। ठीक है, और काफ़ी सारे यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान डैश बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ही घुमा दिया गया है, यहाँ पे राज्य नहीं बल्कि बायोस्फीयर रिजर्व पूछा गया है। और बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस होता है? सपोज करो ये है बायोस्फीयर रिजर्व और यहाँ पे है नेशनल पार्क और यहाँ पे है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ता है। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है सबसे बड़ा होता है। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये दोस्तों नीलगिरी, जो एक काफ़ी प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का, उसका हिस्सा है। 1999 में नागरहोल नेशनल पार्क एस्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत का फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? TII कहाँ पे है? या फिर मैं बात करूँ फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो ये दोस्तों हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र राज्य में और पुणे में देखने को मिलता है। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मुर्शिद कुली खान नाम याद रखना। दूसरा नाम कौन सा है? अलीवर्दी खान। और तीसरा नाम क्या है? सिराजुद्दौला। सभी डैश के नवाब थे। काफ़ी सिंपल आंसर है दोस्तों। अगर इसका आंसर आपको नहीं आता तो आप स्टडी नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, और आंसर आपको आता है तो आप काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। बंगाल का जो प्रमुख नवाब था उन्हीं में से एक सिराजुद्दौला था। तो अंग्रेज़ों के साथ इनकी लड़ाइयाँ भी हुई थीं, हार गए थे ये, धोखे मिले थे इन्हें। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन था? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और ये तो लाजमी है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई फॉरेनर है। लेकिन प्रमुख क्यों है, ये महत्वपूर्ण क्यों है? तो दोस्तों ये आप कह सकते हैं ऐसे, जो पुर्तगाली भारत में आए थे रहने में, जो गोवा है एंड सोन, तो उसमें पुर्तगाली वायसरॉय था ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। बहुत ही शक्तिशाली था ये, तो आपको ये भी अच्छे से देखना है। उसके बाद पांडिचेरी की संधि डैश पर हस्ताक्षर इसके ऊपर किए गए थे। पांडिचेरी की संधि जो है ये दोस्तों मुख्य रूप से जो ब्रिटिश हैं और जो फ्रांसीसी थे उनके बीच हुई थी। तो 1754 ईस्वी में हुई थी और यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैसेजेस करते हैं कि सर आप सिर्फ MCQs लेके आते हो, इसकी क्या वजह है? क्योंकि दोस्तों जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी मटेरियल है वो सारा का सारा पेड क्रैश कोर्स में अवेलेबल है। चाहे हिस्ट्री की बात करूं, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, इकोनॉमी की, साइंस की, करंट अफेयर्स की, HP GK की, हिंदी की, इंग्लिश की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, या फिर रीजनिंग की। तो आप भी जरूर ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप एनी टाइम कर सकते हैं आप सभी, ठीक है। फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है काकोरी षड्यंत्र, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
और जैसा कि हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं तो आप ये भी देखते होंगे कि इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ये सारे, जो हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। ठीक है, फालतू को एक भी क्वेश्चन नहीं है। काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1925 में। और ये याद रखना कि उस समय एक संघ हुआ करता था, एसोसिएशन था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इन्होंने ये डकैती की थी काकोरी में, लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है, खजाना वगैरह लूटने की कोशिश हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर आंसर की तरफ हम जाएं तो सरोजिनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इन्हें बोला जाता है भारत की बुलबुल। तो दोस्तों इन्हें नियुक्त किया गया था सबसे पहले गवर्नर, ठीक है, राज्यपाल। कमेंट करके जरा बताना सरोजिनी नायडू किस राज्य की राज्यपाल चुनी गई थी सबसे पहले? किस भारतीय राज्यों में भारत के बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा है? ओबियस सी बात है, जो सबसे बड़ा राज्य होगा और ऐसा राज्य जहाँ पे रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, वहीं पे बंजर भूमि होगी सबसे ज़्यादा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगा नहीं इसमें, राजस्थान। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये भी इम्पोर्टेंट है। अंडमान को निकोबार अलग करता है 10 डिग्री चैनल से, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की दोस्तों सैडल चोटी, तो सी इज़ राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, किसकी वायसरायटी में श्वेत विद्रोह हुआ था? यानी कि उस समय वायसरॉय कौन था जब व्हाइट म्यूटनी देखने को मिली थी। और दोस्तों यकीन मानिए, जितने भी वायसरॉय या फिर गवर्नर जनरल रहे हैं उनमें ये सबसे शानदार वायसरॉय थे, बहुत ही अच्छे थे भारतीयों के लिए भी और न्यायवादी थे। तो इनका नाम है दोस्तों लॉर्ड रिपन। ठीक है, अब व्हाइट म्यूटनी क्यों हुई थी? दोस्तों इन्होंने एक कानून बनाया था कि भारतीय लोग जो हैं ये भी जज बन सकते हैं, और अगर कोई गोरा जो है श्वेत चमड़ी का, तो अगर वो कोई गुनाह करता है तो भारतीय जज जो है उसके लिए फैसला सुना सकता है, जो कि गोरे लोगों को पसंद नहीं आया और इन्होंने विद्रोह कर दिया था लॉर्ड रिपन के अगेंस्ट। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से किसे विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? तो भारत में पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन आप सभी का आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे विश्व पूछा गया है तो काफ़ी सिंपल आंसर है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। दोस्तों इन्हें नोबल पीस प्राइज भी मिला हुआ है इसी के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कई बार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालयों को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार है? 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर चलो 3 तरीके से हम बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है, कितनी रिट्स है? तो 5 हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है हाई कोर्ट वाला कि किस तरीके से ये रिट्स जारी करता है, अनुच्छेद पूछा जाता है। तो आंसर होना चाहिए 226। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे कि तीसरा क्वेश्चन कैसे बनता है, तो वो बनता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से जारी करता है रिट? तो अनुच्छेद 32 आपको याद रखना है। 3-4 क्वेश्चंस जो भी बने हमने डिस्कस कर लिए इससे रिलेटेड। 1952 का द ग्रेट स्मोक एक गंभीर वायु प्रदूषण घटना थी जिसने डैश को प्रभावित किया था। तो 1952 ईस्वी की बात है। द ग्रेट स्मोक एक इवेंट हुआ था काफ़ी खतरनाक, पोल्यूशन इसमें काफ़ी फैल गया था हवा में। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था? ये दोस्तों हुआ था लंदन में। ठीक है, आज के समय में आप देखते हो न्यू दिल्ली में स्मोग बहुत ही बड़े पैमाने पर छा जाता है, तो उसी प्रकार एक समय था लंदन में भी ऐसा होता था, क्योंकि 1952 में जो स्थिति इस समय दिल्ली की है वही लंदन में थी। यानी कि जो भी यहाँ पे उद्योग लगाए गए थे और जनसंख्या काफ़ी हो रही थी धीरे धीरे लंदन में,
इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, वन काटे जा रहे थे। ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये असम में है, तो सी इज राइट आंसर। और इसकी स्थापना की गई थी 1973 में, तो इस तरीके से ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भले ही भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया था, लेकिन दमन और दीव 1961 तक यूरोपीय उपनिवेश बना रहा। किस देश ने इस पर शासन किया? याद रखना, दमन और दीव जो है इसको मर्ज कर दिया गया है दादरा नगर हवेली के साथ इस समय। तो टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश रहे हैं, और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख ये 2 अलग हैं। तो इस चीज़ को देख लेना। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ये जो दमन दीव है 1961 तक पुर्तगालियों का हिस्सा था। तो पुर्तगालियों के अंडर क्या क्या था, और आपको ये भी अच्छे से पता होना चाहिए, गोवा भी इनके ही अंडर था। उसके बाद आपको कमेंट करके ये बताना है कोई भी कमी है इस वीडियो में या नहीं, ताकि मैं इंप्रूव कर सकूं नेक्स्ट टाइम। इस वीडियो की फ्री PDF फाइल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, जरूर मैसेज करना। पेड क्रैश कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जरूर मैसेज करिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।